मामलों को लेकर एनआईए ने जम्मू संभाग में आज 12 जगहों पर छापेमारी की है। करीब 5.5 घंटे चली इस कार्रवाई में एनआईए ने कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए हैं। ये छापे ओवरग्राउंड वर्करों और आतंकी समूहों के मददगारों के ठिकानों पर मारे गए हैं। ये छापे सिदड़ा में 3 और बेलीचराना में भी 3, बठिंडी में 3 और नगरोटा में 3 व 3 जगह रियासी में भी मारे गए। ये मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर 24 अक्टूबर 2024 को दर्ज किया गया था। बताया गया है कि सीमा पार से घुसपैठ करने वालों को यहां रहने, खाने और की सुविधा जो है उसके अलावा वित्तीय मदद भी दी गई है। वहीं एनआईए की इस कार्रवाई पर विभिन्न सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। आइए आपको बताते हैं क्या कहना था उनका। ना ही जम्मू कश्मीर का जनमानस और ना ही भारतीय जनता पार्टी तब तक दम लेगी जब तक आखिरी जो जिसे कहते हैं निशान, आखिरी नामो निशान आतंकवाद का जम्मू कश्मीर की धरती से मिटाया नहीं जाता। और इस जो अब स्वूप का, इससे पहले फाइनेंशियल मॉडल्स को भी बस्ट किया गया, बॉर्डर पार भी आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद फिर भी सर्जिकल इंटरवेंशन भी की गई। आपने देखा कि वो जो फाइनेंशियल एक मॉडल्स के साथ भी यहाँ वो एडमिशन स्कैम के नाम भी पैसा आता था यहाँ। आपने अभी देखा वो क्या हुआ क्या नहीं, मैं उसे ऑन नहीं करूँगा, लेकिन आज पाकिस्तान में भी एक कुख्यात आतंकवादी अबू, आज उसकी हत्या हुई है, वहाँ पे मर्डर हुआ, ही हैज़ बीन किल्ड इन कोल्ड ब्लड। यही अंजाम होगा जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वालों का। ओवरऑल आतंकवाद में 70% का गिरावट आया है। अब वो जो उनका जो बचा मॉड्यूल है उससे फिर अपनी रेलेवेंस दिखाने के लिए कोई छोटी मोटी ये शरारतें कर रहे हैं। मैं आपको माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें गिर रहा है और जम्मू कश्मीर, बारामूला, अनंतनाग, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र, बनी बसोली, सब आतंकवाद से रहित होंगे। जम्मू कश्मीर शांतिपूर्वक प्रदेश होगा। वो है कि एक उनके पास ये इंफॉर्मेशन आई होगी कोई, या जम्मू में पड़े या कश्मीर में पड़े, डिस्ट्रिक्ट डोडा में पड़े तो उधमपुर में पड़े, ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसमें वो किसी भी जगह कर सकते हैं, छापा डाल सकते हैं, किसी स्टेट में भी, किसी के ऊपर भी जहाँ उसको रिपोर्ट आएगा। इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं, ना चीफ मिनिस्टर का कोई कंट्रोल, ना हमारे पास कोई इसमें कोई गिला होना चाहिए कि हम इसमें नहीं है। ये एक प्रोसेस है जहाँ कोई शिकायत आएगी और हम चाहते हैं पाक सुथरी ये एडमिनिस्ट्रेशन हो, पाक सुथरा निज़ाम हो, ये अच्छी बात है। डिपार्टमेंट यूनियन गवर्नमेंट के पास है तो उससे और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं। हम इसमें इतना ही कहेंगे कि टेररिज्म को निपटने के लिए जो भी आप कर रहे हो उस पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन कंसल्टेशन प्रोसेस भी इसमें एक ज़रूरी अमल है और कानून की अमलदारी भी। हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसमें कहीं कहीं फॉलो नहीं किया जाता और पॉलिटिकल इनपुट भी इसमें उस आधार पे भी काम नहीं होता है। मेरा यही मशवरा होगा, यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर करे कि ऐसे किसी भी रेड के बारे में यूटी गवर्नमेंट को भी एतमाद में ले लो और जो प्रोसीजरल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाए। वहीं डोडा से विधायक महराज मलिक ने कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए गैर जमानती वारंट के मामले पर अपना पक्ष रखा है। महराज मलिक ने बताया है कि उन्हें ईमानदारी का खामियाजा भुगतना पड़ा है और कुछ लोग कानून का इस्तेमाल कर उन्हें बेड़ियां लगवाने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे राजनीति सिखाई जिसका आपके पास जीता जागता सबूत महराज है। ईमानदारी की सियासत उन्होंने बेईमानी की थी, लेकिन उन्हीं लोगों ने मुझे मजबूर करके, मुझे दरिया में तैरना नहीं आता था, धक्का लगाकर जब ठोका गया तो मुझे हाथ पांव मारने पड़े। उस दरिया से मैंने तैरना सीखा है और उनके उस धक्के ने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया। अब कोई कानून का इस्तेमाल करके मुझे कानून के कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, वहाँ पर जलील करना चाहते हैं, वहाँ पर मुझे बेड़ियाँ लगवाना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को पता है कि कानून में इंसाफ है और इंसाफ अगर हो गया तो कानून भी सीखेंगे। जिन चीज़ों से ये आम आदमी को डराते थे, अगर उसके बारे में भी जानकारी होगी तो यकीन जानिए आज हमारा नंबर है तो अगला नंबर उनका भी होगा। जिस दिन मुसलमान दिखेगा पता कर लेना। और मुझे जो केस वारंट निकालने वाला है वो गुलाम मोहम्मद सुरूरी है।
पे अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता डोडा से विकास मन्हास जुड़ चुके हैं। विकास, बताइएगा, महराज मलिक को लेकर अगर बात की जाए तो उनके द्वारा यही कहा गया कि मैं ईमानदार हूं और कुछ लोगों ने अपनी चालाकी के कारण मुझे बेड़िया जो है वो पहनाना चाहते हैं। सबसे पहले बताइएगा कि आखिरकार मामला क्या था जिसके चलते वारंट जारी किया। देखिए रूपाली, डोडा डिस्ट्रिक्ट के एमएलए अभी महराज मलिक और ऐसे में जीएम सुधूरी जो है यहाँ के नेता भी रह चुके हैं। तो ऐसे में जब वो डीडीसी थे, यानी जो महराज मलिक थे, वो जिस टाइम पर डीडीसी थे यहाँ खारा के, उस टाइम पर उन्होंने अपनी स्पीच में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और इसके बाद जो है जीएम सुधूरी ने उनके खिलाफ डिफॉर्मेशन केस जो है कोर्ट में दर्ज किया था। उसके बाद यहाँ पर कमेटी गठन की गई और कमेटी में जो एसएसपी रूरल जम्मू थे उनको जो है इसके ऊपर जांच वगैरह रखी गई। उसके बाद तमाम सबूत कोर्ट में पेश करने के बाद यहाँ पर ट्रायल बेसिस चलती रही, जहां पर महराज मलिक नहीं पहुंचे। तो ऐसे में अब कोर्ट ने जो है इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है। यहाँ पर विकास, सवाल ये भी है कि अगर महराज मलिक की बात की जाए तो अकेले वो आम आदमी पार्टी से जो है उम्मीदवार जीते थे और उसके बाद यहाँ पर अब जिस तरीके से उन पर वारंट लगा है, कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि हाजिर उन्हें होने के लिए कहा गया था, वो नहीं हुए, उसके बाद वारंट जारी किया। देखिए, कोर्ट की अपनी ट्रायल बेसिस होती है और इस तरह का प्रोसीजर होता है जहाँ पर जब भी कोई आपकी तारीख निकलती है उसके बाद वहां पर उसको पहुंचना में महराज मलिक ने इन तमाम चीजों पर वहां पर नहीं पहुंचने के बाद ये चीजें सामने आई है। तो मेरी बात वहां पर जीएम सुधूरी से भी कहा कि इस तरह से जब वो डीडीसी थे उस टाइम पर इस तरह का मामला सामने आया था, उसके बाद जो है केस दर्ज किया। तो उसके बाद ये वहां पर अपना जो भी अपने सबूत डाल देने थे या इस तरह की जो स्पीच की थी, इन्होंने कोई भी अपनी माफीनामा नहीं मांगा। ये तमाम चीजें चलती हुए मैंने इनके ऊपर केस दर्ज किया और आज जो है जो वारंट जारी हुआ है, अब महराज मलिक को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और उसके बाद जो है अपनी बेल करवा सकते हैं। लेकिन बात तो ये भी है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो आप संयोजक अरविंद केजरीवाल भी यही कहते हैं, मैं ईमानदार हूँ। महराज मलिक भी कह रहे हैं मैं ईमानदारी का खामियाजा भुगत रहा हूँ। क्या लगता है अब अगर वो सही है तो कोर्ट को कार्रवाई करने दी जाए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से वो कहा जा रहा है कि गैर जमानती मेरे पे वारंट जारी कर दिया है और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, तमाम बयान महराज मलिक दे रहे हैं। देखिए, फिलहाल ये मामला काफी पुराना मामला है, क्योंकि आज से अगर वो डीडीसी से आज से साल या 2 साल पहले जो है इस तरह का मामला सामने आया था, उसके बाद अगर वो कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूँ और बिल्कुल यहाँ पर वो लोगों की बात भी रखते हैं, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन फिलहाल जो कोर्ट के सामने जो सबूत होगा उसी के तहत जो है कोर्ट भी कार्रवाई करेगा और यानी ये भी अगर अपनी तरफ से कोई वहां पर सबूत पेश करते हैं तो हो सकता है ये केस जो है रद्द हो सकता है, ये तमाम चीजें हो सकती है। लेकिन जब भी वहां पर कोई डेट निकलती है, तारीख निकलती है, वहां पर महराज मलिक को जाना चाहिए था और तारीख पे ताकि जो कोर्ट जो भी आर्डर पास करता तो कहीं ना कहीं इनके फेवर में भी आता। अब यहाँ पर क्या लगता है आगे की कार्रवाई कैसी रहेगी? डोडा के लोगों का क्या रिएक्शन है इस पर, क्योंकि महराज मलिक को उन्होंने कहीं ना कहीं उनका साथ दिया है तभी जीत हासिल हुई है महराज मलिक की। देखिए, महराज मलिक के चाहने वाले न सिर्फ डोडा में हैं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में और ज्यादा फिल्म से नजर आ रहे हैं, क्योंकि असेंबली का अभी बजट सेशन चल रहा है तो बिल्कुल लोगों की आवाज को उठा रहे हैं और जो मेन मुद्दे हैं लोगों के वो प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुंचाने, जो लोगों से उन्होंने वादे किए थे प्रॉपर उन वादों पर खड़े उतर रहे हैं और असेंबली में चीख के आज भी कह रहे हैं कि इस तरह की कमियां हैं। तो फिलहाल लोग काफी ज्यादा चाहने वाले हैं और इस खबर के आने के बाद लोग जो है काफी शौक भी है कि अगर इस तरह की चीजें हमारे नेता के खिलाफ निकली तो कहीं न कहीं अब जो भी सवालों के कटघरे में कानून है वो तमाम चीज जो है फॉलो भी करनी पड़ेगी। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर महराज मलिक की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर उनका ये कहना है कि उनकी ईमानदारी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है और यहाँ पर तमाम अगर लोगों की बात की जाए तो कानून के हवाले उन्हें बेड़िया जो है वो लगवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी कहीं ना कहीं उनके काम आएगी। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर बनी के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सहित कुछ अन्य विधायकों ने सदन में आज अपनी विधानसभा में तैनात डॉक्टरों पर मनमानी के आरोप लगाए। उन्होंने सदन को बताया कि डॉक्टर अपनी जिम्मेदारियों को हल्के में ले रहे हैं और वो शहरों में प्राइवेट प्रैक्टिस करने को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने ऐसे डॉक्टरों पर एक्शन लेने की मांग की है।
जिस पर स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू ने भी सरकार का पक्ष रखा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि एक डॉक्टर का नियुक्ति पत्र पहले से ही रद्द किया जा चुका है और जो डॉक्टर दूर दराज के इलाकों में जाने से कतरा रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को लोग फॉलो नहीं कर रहे तो हम क्या उम्मीद करें कि उन एरियाज में बाकी और भी डॉक्टर्स आएंगे या नहीं आएंगे। और मेरी मैडम से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि हमारे हिली एरियाज को लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं स्पेशली डॉक्टर्स, ये वहाँ पे आना ही पसंद नहीं करते। अगर आएंगे जहाँ तो फिर मॉडिफिकेशन करके चले जाएंगे। अगर यही हाल रहा तो मुझे नहीं लगता कि पेरिफेरीज में जो है वो कभी भी पोस्टें जो है फिलअप हो पाएंगी। और दूसरी तरफ अगर यही मसला हम आर्मी की तरफ देखें, उनको अगर सियासी में भी बोला जाता है तो वहाँ ड्यूटी करने जाते हैं, वो कभी एक्सक्यूजेस नहीं देते। लेकिन डॉक्टरों के लिए ऐसी कौन सी गोली चल रही है बनी में जो वहाँ को ज्वाइन नहीं होना चाहते या वहाँ जाना नहीं चाहते। तो मैं चाहता हूँ एक स्ट्रिक्ट रूल बनना चाहिए जहाँ किसी तरीके के अलाउंसेस दिए जाएं जिसकी वजह से वो ज्वाइन करें। ये हालत बहुत खस्ता है हमारे पहाड़ी एरिया में और सभी डॉक्टर्स डेलीकेटली सिटीज में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, नोट बना रहे हैं, लेकिन हिली एरियाज में जाना पसंद नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ कि मैडम इसके ऊपर एक एक्शन ले और ताकि उन एरियाज में वो डॉक्टर जाएं। उनका जवाब नहीं लेकिन आएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर विकास जो है उनको अपॉइंट किया गया था वहाँ, मगर वो गए नहीं, उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है क्योंकि 318 या 19 के करीब जो नए डॉक्टर्स आए थे डिपार्टमेंट में पब्लिक सर्विस कमीशन से, तो हमने कोशिश की कि जो दूर दराज इलाके हैं उनको वहाँ पे पोस्ट किया जाए, जिनके ऑर्डर खुद चीफ मिनिस्टर साहब ने दिए उनको। और हमने कहा था कि इनकी पहली पोस्टिंग है, दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है, वहाँ जाके लोगों की खिदमत करेंगे। कुछ डॉक्टर्स ने तो ज्वाइन किया है लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। उनके खिलाफ ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने जो है इनिशिएट की है कार्रवाई, वो हो गई है। कुछ को अपॉइंटमेंट ऑर्डर कैंसिल किया गया है। जहाँ तक मनकोटिया साहब का क्वेश्चन है कि जो हमारे पास ट्रेंड है, चाहे वो NHM में ट्रेंड हो, चाहे वो FMPW हो, चाहे वो और भी कोई हो जिनके पास ट्रेनिंग ली गई हो, उनका इस्तेमाल जो है। विधायक विक्रम रंधावा व RS पठानिया ने सदन में नेशनल हेल्थ मिशन में सेवाएं दे रहे मुलाजिमों की मांगों को जोर शोर से उठाया। इन विधायकों ने इन मुलाजिमों के वेतन में बढ़ोतरी करने और उन्हें अन्य सुविधाएं देने की जरूरत पर बल दिया। इन विधायकों के इस सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू ने बताया कि NHM मुलाजिमों की मांगों से केंद्र सरकार को अवगत करवा दिया गया है और इस मुहिम में उन्हें विधायकों के सहयोग की भी दरकार रहेगी। वो NHK एम्प्लॉइज ही जा रहे हैं, जो सैलरी को लेकर जो मैंने जवाब दिया सर, आज के प्रेजेंट सिनेरियो में देख के, इनकी क्वालिफिकेशन एबिलिटीज को देख के, इनको जो सैलरी है वो अपडेट नहीं मिल रही है। क्या सैलरी और वेजेस बढ़ाने का 25%, 30% का सरकार का मंशा है कि नहीं? खुद जानते हैं ऑनरेबल मेंबर जो है, ये NHM जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसकी फंडिंग करती है। स्टेट से मुश्किल है कि इनकी सैलरी जो है वो ऑलरेडी कई बार उसको बढ़ाया गया है। हालांकि सही बात है, काम ये बहुत अच्छा करते हैं और दूर दराज इलाकों में जहाँ बेचते हैं इनको पोस्ट किया जाता है, वहाँ पे अपनी सर्विस खूबसूरती से निभा देते हैं। जहाँ तक इनका सवाल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखना है, हमने कई बार लिखा है, हम फिर से लिखेंगे, लेकिन ऑनरेबल मेंबर्स जो है यहाँ पे, इनसे भी गुजारिश करूँगी मैं, ये भी अपने गुड ऑफिस इस्तेमाल करके वहाँ पे हमारी मदद करें, डिपार्टमेंट की मदद करें। और इन बच्चों के बारे में अगर सही में ये लोग चाहते हैं कि इनकी सैलरी जो है कम है उसको बढ़ना चाहे, हमने कई बार लिखा है, लेकिन आप भी इसमें मदद करके वहाँ बात करके अगर कुछ हो सकता है तो माननीय विक्रम जी ने कहा, इसीलिए ऐड करते हुए हमारे साथ में यूनियन टेरिटरी लद्दाख, दे हैव गिवन 100% हाइक टू NHM वर्कर्स। ये वो लोग हैं जो नॉन ट्रांसफरेबल 10, 15, 20 तरीके की जगह, चाहे बनी चाहे बसंतगढ़, वहाँ काम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि और इसके दो में भी जो उन्होंने डबल किया, 90% भारत सरकार बियर कर रही है। और पिछले आवाम में आपको बता दूं कि यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने कमिट किया कि गवर्नमेंट इज एम्बार्किंग ऑन ए पॉलिसी कि इनको फेज्ड मैनर में रेगुलराइज किया जाएगा।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आई थिंक हिमाचल ऑल्सो, 5 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने इनको रेगुलराइजेशन पॉलिसी अनरोल की है। तो मेरा सजेशन है कि अगर आपके पैरामीटर पे आप इनकी तनख्वाह डबल करेंगे या ना करेंगे, और बाकी स्टेट्स ने जैसे किया है, आप एक फेज रेगुलराइजेशन पॉलिसी इन अच्छे वर्कर्स के लिए लाएंगे कि नहीं लाएंगे। हमारी ओर से पूरा मैं आपको आश्वासन दिलवाऊंगा, पूरे हाउस की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है कि वो है, और जहां भी आपके साथ जाना वर्क चलेंगे। ये वो लोग हैं जिनके एक जिसे कहते हैं बेसिक से जो फ्रंट लाइन वर्कर और दूर दराज क्षेत्रों में जहां स्टाफ नहीं पहुंच पा रहा, चाहे मेडिक्स है चाहे पैरामेडिक्स, ये हेल्थ फॉर ऑल के मिशन को, सरकार के मिशन को कायम रखते हैं। विधानसभा के बजट सत्र शुरू होने से लेकर अब तक कई विधायक स्वास्थ्य क्षेत्र पर लगातार निशाना साध रहे हैं। खास तौर पर डॉक्टरों की कमी और दूर दराज के इलाकों में सेवाएं देने से कतराने वाले डॉक्टरों की मनमानी से विधायक खासे नाराज नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू ने बताया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सरकार कदम उठा रही है और आने वाले समय में जरूरत पड़ी तो सरकार सख्त कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगी। मंत्री सकीना इट्टू इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, जब से असेंबली शुरू हुई है एक हॉट टॉपिक देखने को मिला है। तमाम जितने भी एमएलए हैं वो अपनी अपनी जगह, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो हॉस्पिटल्स में कई सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है, डॉक्टर्स जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, या फिर स्टाफ की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, और ये भी कहा जा रहा है कि सब सेंटर्स को जो है पीएचसी में जो है वो तब्दील किया जाए। इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जब से असेंबली शुरू हुई है तब से ये एक हॉट टॉपिक बन चुका है। देखिए, ऑनरेबल एमएलए जो है उनका कंसर्न सही है और उनको लोगों ने चुन के भेजा है ताकि वो यहाँ पे अपनी बात जो है उसको कर सके, लोगों की नुमाइंदगी कर सके, लोग उनके इश्यूज को उठा सके, और सरकार का फर्ज है कि हम उनको जवाब जो भी सही हो वो उनके सामने रखे, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलें हैं, वो भी ऑनरेबल एमएलए के सामने रखे। जहाँ तक डॉक्टर्स की शॉर्टेज का सवाल है, वो है, डॉक्टर्स की शॉर्टेज तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉक्टर जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो 318 डॉक्टर हमने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से जो आए हैं, जो मांगे थे, उनको हमने कोशिश की ताकि हम दूर दराज इलाकों में उनको पोस्ट कर सके, ताकि वहाँ पे जो है लोग फार फ्लंग एरियाज़ में उनको हेल्थ फैसिलिटी सही ढंग से मिल सके। लेकिन अभी भी कमी है। मैं नहीं कहूँगी कि सारी कमी हमने पूरी कर दी, अभी भी बहुत कमी है, लेकिन सरकार लगी है, चाहे वो रिक्रूटमेंट बोर्ड के ज़रिए हो, चाहे वो एकेडमिक अरेंजमेंट के ज़रिए है, सरकार कोशिश कर रही है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है इस पे काबू पाया जाएगा, जो शॉर्टेज है उसको पूरा किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। और दूसरी जो बात आपने की है कि डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, जो भी उनकी जिम्मेवारी है वो बखूबी निभा रहे हैं। अब हर प्रोफेशन में कमियां दिखती हैं, कोई इंसान जो है, कोई प्रोफेशन जो है वो परफेक्ट नहीं है। इसी तरह हमारी जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे भी कुछ कमियां हैं। कुछ डॉक्टर्स दिन में क्लिनिक छोड़ के चले जाते हैं, अपने हॉस्पिटल छोड़ के क्लिनिक्स में चले जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए डॉक्टर काम कर रहे हैं, पेशेंट केयर में अपना कंसर्न दिखा रहे हैं, और जहाँ कहीं सरकार को भी कोई स्टेप उठाना पड़ेगा जिससे लोगों को फ़ायदा हो, वो सरकार ज़रूर। बुद्धल के विधायक जावेद इकबाल चौधरी ने सदन में आज कंडी भड़ाल में हुई संदिग्ध मौतों की जांच को लेकर अब तक हुई कार्रवाई पर सरकार से जवाब मांगा है। उनके सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने अब तक की गई जांच का ब्यौरा दिया और फाइनल रिपोर्ट आने तक इंतजार करने की बात कही। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा जावेद इकबाल चौधरी ने, आइए आपको बताते हैं। सरकार से सवाल पूछा था कि भाई एग्जैक्ट काज क्या था, कि ये डेथ कैसे हुई हैं, ये मिस्टीरियस जो डेथ हैं, तो सरकार ने एक बड़ी डिटेल जो रिपोर्ट है, जो फाइंडिंग है, जो पिछले 3 महीने में रिसर्च हुई है, वो पूरी डिटेल प्रोवाइड की है। वो आंसर की कापी आपके पास भी आ गई होगी। जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अलग अलग अपनी जो फाइंडिंग दी है, जैसे PGMI चंडीगढ़ ने एल्युमिनियम और कैडमियम बताया गया है, जैसे CSIR और IITR ने इसमें कुछ और ही बताया है, जैसे LD कार्ब सल्फेट बताया गया है, और DRDO ग्वालियर ने इसमें एब्रिन बताया है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिफरेंट फाइंडिंग अपनी दी है, लेकिन अभी तक पिन पॉइंट नहीं हुआ कि ये किस फूड आइटम में था, और ये एक मिस्ट्री अभी बनी हुई है।
तो उसमें हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने कहा है कि अभी एक फाइनल फाइंडिंग जो है उसका वेट किया जा रहा है, उससे और क्लैरिटी पे इस पे आ जाएगी, क्योंकि जो मिलिटेंट हैं वो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो उस तरफ कार्रवाई हो रही है, तो उसकी रिएक्शन में शायद वो यहाँ पे माहौल को ख़राब करना चाहते हैं और उन्होंने अपना मोडस ऑपरेंडी जो है वो चेंज कर लिया है। उन्होंने वेपन के बजाय केमिकल शुरू कर लिया है। और मैंने आपके जब मैं एक्सेलशन में आया था और मैंने यही कहा था कि इसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए या इसकी क्राइम ब्रांच इंक्वायरी करे और उसका वो एंगल भी देखे। और मैंने तब भी कहा था कि भाई इसका पता लगना चाहिए कि ये रियासत के किसी दूसरे हिस्से में हो, उससे पहले इसका पता लगना चाहिए। और वहीं कठुआ में भी हो गया और वहाँ कुलगाम में भी हो गया, और मुझे लगता है कि ये कड़ियाँ सब जुड़ी हुई हैं। अब जो आपको जवाब दिया गया है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने दिया, जैसे सेक्रेटरी हेल्थ है, उन्होंने बहुत मेहनत की है इस केस पे, वो खुद डॉक्टर हैं, मुझे मैंने खुद देखा है कि उन्होंने 2 महीने दिन रात इस पर मेहनत की है। लेकिन वो हेल्थ डिपार्टमेंट की फाइंडिंग तो आ गई, उसमें बताया कि डिजीज़ नहीं है, केमिकल है, न्यूरोटॉक्सिन है, और फिर अल्टीमेटली इसमें वही एंगल रह जाता है कि भी ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, उसके ऊपर जो है CBI इंक्वायरी होनी चाहिए या क्राइम ब्रांच जो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की है वो इस पर इन्वेस्टिगेट करे और पिन पॉइंट करे कि ये क्यों हुआ ऐसा। जी, कंपनसेशन जो इनिशियल कंपनसेशन है वो दिया गया है और मेरी CM साहब से बात हुई थी, जो फाइल प्रोसेस हो रही है, जो फर्दर उनको देना है वो भी मिलेगा। माता वैष्णो देवी भवन में महिला से मिली पिस्तौल और बाद में उत्तर प्रदेश के युवक से 2 कारतूस बरामद होने के मामले पर भाजपा विधायक RS पठानिया की प्रतिक्रिया सामने आई है। इन दोनों मामलों की जांच फिलहाल जारी है, जिस पर विधायक ने इसकी तह तक जाकर दूध का दूध और पानी का पानी साफ करने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को आतंकी एंगल से जोड़कर भी जांच की जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं राशा वर्क में थोड़ा सा एक स्पेस हमें सुरक्षा एजेंसियों को भी देना चाहिए। होना नहीं चाहिए, मैं नहीं कहता हो गया तो ठीक हुआ, इस पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए और इसके जो एग्जैक्ट कारण है उन पर जिसे कहते हैं खुलासा किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये इस दोनों की तह तक जाया जाए और क्या उनका कोई आतंकवादी बैकग्राउंड है, उनकी मंशा क्या थी। अगर तो कहीं इंसिडेंटली एकदम कहीं ले आया है तो फिर बात कुछ और है। जो बिना लाइसेंस वाली वो जो पिस्तौल लाए थे उसमें उनको अरेस्ट करके फिर जमानत पे छोड़ा गया है। और ये जो 2 जो लाइव 12 बोर के जो कार्ट्रिज एक रिकवर किए गए हैं, इन 12 बोर बारे लाइव कार्ट्रिज में भी देखा जा रहा है कि इसका एग्जैक्ट एंगल क्या है। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल मुतमईन हूँ, एक बिल्कुल फुल प्रूफ सुरक्षा कवच। देखिए, मैंने कहा रश बहुत ज़्यादा है और कल को सामान लेके आता है तो उसके सामान को कल को खाने का डब्बा दिखाता है तो खोल के देखना कि इसमें क्या है क्या नहीं। ये एक अपने आप में भी एक सेल्फ इम्पोज्ड एक मॉरेटोरियम हर एक श्रद्धालु पे रहता है। मेरी जो ज्ञान है, मेरा जो मेरी एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कि लोग अमेरिका, मदुरई, तमिलनाडु, कर्नाटक से जिस दिन प्लान करके टिकट अरेंज करते हैं कि हमको माता वैष्णो देवी जाना, तो उस दिन से वो नॉन वेज, प्याज और लहसुन, गार्लिक एंड ओनियन का सेवन बंद कर देते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर ऐसे एक्टिविटीज़ आ रहे हैं तो मुझे लगता है और सख्ती से इसको देखा जाना होगा ताकि ऐसे घटनाएं ना हो जिससे स्थानीय लोगों की और विशेषकर श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हों। चलिए, अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।